Good morning everyone. My name is Manu Kumar Nayak. I am a lecturer in mechanical engineering in Government Polytechnic खैरागढ़। एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसका हम लोग वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर है। ये पहला यूनिट पर बना हुआ है फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो विदाउट डिले चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डेफिनेशन से शुरू करेंगे। मैकेनिक्स इज एन एरिया ऑफ साइंस कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, सिंपल भाषा में मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। वस्तु पर लगने वाले बल और बल के कारण से उत्पन्न उसके प्रभाव का जब हम स्टडी करते हैं किसी बॉडी पर, तो इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, दो चीज़ें इसमें आ रहा है। पहला है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, फोर्स लग रहा है। दूसरा चीज़ है उसके प्रभाव, असर, फोर्स लगने के कारण से उस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का स्टडी करना हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाता है। जैसे पहला चीज़ आते हैं हम लोग फोर्स में। तो फोर्स तो हर वस्तु पर लगा है कुछ ना कुछ, है ना। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें फोर्स नहीं लगा है। अगर वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है या किसी अन्य ग्रह के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली उसमें फोर्स लगा है और उसमें पेयर ऑफ फोर्सेस लगे हैं, है ना। अगर वो स्पेस में है तो उसमें फोर्स नहीं होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो उसमें डेफिनेटली फोर्स लगा है। ठीक है, जैसे मैं चुपचाप से खड़ा भी हूँ, है ना। अगर मैं चुपचाप से खड़ा हूँ कहीं पर, इसका मतलब यह है कि मेरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और पृथ्वी के सतह द्वारा मुझे सफिशिएंटली सपोर्ट दिया जा रहा है, सफिशिएंटली रिएक्शंस दिया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे वेट के बराबर। इसलिए मैं वहाँ पर स्टेबल खड़ा हो पाया हूँ। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है पृथ्वी द्वारा। इन दोनों के बैलेंस जो है वेक्टर सम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है फोर्सेस का। इसीलिए नेट जो फोर्स है वो जीरो है इन द वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। इसलिए मैं वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा फोर्सेस अवेलेबल है। चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में चुपचाप भी रखा है लेकिन उसमें फोर्स लग रहा है, तो हर वस्तु पर फोर्स लगा है ना। हम लोग जो जानते हैं पृथ्वी के अंदर ही हम लोग अपनी दुनिया सीमित कर लें तो हर वस्तु पर क्या है, हमारा फोर्स लगा हुआ है। अब आते हैं फोर्स तो लगा है, इसका स्टडी करना है, प्लस इसके इफेक्ट्स। जैसे कि किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो क्या क्या असर हो सकते हैं। पहला असर तो ये हो गया हमारा, जब स्टेबल कंडीशन में था, कि उसमें रिएक्शंस मिल रहे हैं, है ना, रिएक्शन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ये हो गया। तो इसका स्टडी भी करेंगे स्टैटिक्स में। और जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी वस्तु पर जब फोर्स लगता है, मान लेते हैं ये वस्तु है जिसमें एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस F1 और F2 लगा हुआ है। एक फोर्स भी लग सकता है, मल्टीपल फोर्सेस भी लग सकते हैं। तो इसके कारण से जब वस्तु पर फोर्स लगता है, एंड व्हेन इट इज नॉट सफिशिएंटली सपोर्टेड, जब यह सफिशिएंटली सपोर्टेड नहीं है, तो क्या होगा, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक सकता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, उसमें वेलोसिटी उत्पन्न हो सकता है, उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हो सकता है, उसमें वस्तु में जब हम फोर्स लगाते हैं तो रोटेशन भी उत्पन्न हो सकता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स। ये सारे चीजें जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रोटेशन, ये सारी चीजों की बात किया, ये हम बाहर से देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं। तो दो प्रकार के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब बल लगता है किसी वस्तु पर। दो प्रकार के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एक है एक्सटर्नल इफेक्ट, दूसरा है इंटरनल इफेक्ट। सो एक्सटर्नल इफेक्ट व्हेन वी सी द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, जब हम बाहर से देखते हैं बॉडी को, बाहर से ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से फोर्स का असर उसमें दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रोटेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। वस्तु खिसक रहा है, उसमें वेलोसिटी उत्पन्न हो रहा है, ये सारी चीजें एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं। और इन सारी चीज़ों एक्सटर्नल इफेक्ट का जो स्टडी करते हैं वो अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है,
जितने भी एक्सटर्नल इफेक्ट का स्टडी करते हैं वो हम अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इंटरनल इफेक्ट्स के बारे में हम लोग नहीं ध्यान देते। अब आते हैं दूसरा इफेक्ट जो फोर्स का हो सकता है बॉडी पर, वो है इंटरनल इफेक्ट्स। इंटरनल इफेक्ट्स मतलब इंटरनल फोर्सेस, बॉडी के अंदर में इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, स्ट्रेस जनरेट हो सकते हैं, स्ट्रेन्स हो सकते हैं। इंटरनल इफेक्ट मीन्स व्हेन वी सी द बॉडी फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से कैसा है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं मटेरियल के अंदर की बात, तो वो इंटरनल इफेक्ट्स होते हैं। उसमें इंटरनल फोर्सेस है ना, फोर्सेस जब हम एक्टिव फोर्सेस लगाते हैं तो मटेरियल के अंदर में इंटरनल फोर्सेस भी आते हैं, उसमें स्ट्रेस भी आता है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया या अफेक्टेड एरिया हो जाता है। स्ट्रेंस क्या है, स्ट्रेंस जैसे कि उसके डिफॉर्मेशन है ना, उसके चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ, चेंज इन थिकनेस या चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंस बोलते हैं। तो इंटरनल इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सब्जेक्ट में कवर करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स को हम अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इंटरनल इफेक्ट्स को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल इफेक्ट की जब बात करते हैं हम, और अप्लाइड मैकेनिक्स में हम सारे बॉडीज को रिजिड लेके चलते हैं। रिजिड का क्या मतलब होता है हम आगे देखेंगे। और इंटरनल इफेक्ट में बॉडी जो है डिफॉर्मेबल बॉडीज होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए, एक्सटर्नल इफेक्ट्स जब बॉडी को सफिशिएंटली सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसमें एक्सटर्नल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि उसमें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, रोटेशन है ना। और इंटरनल इफेक्ट कब होते हैं, जब बॉडी को सफिशिएंटली सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, देखिए जमीन से मिल सकता है, कहीं बीच में दीवार है तो मिल सकता है ना, दीवार तो भी मिल सकता है। वो आगे बढ़ने से रोक रहा है, सपोर्ट मिल रहा है मतलब कि आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होने से रोका जा रहा है किसी सपोर्ट के द्वारा, तो उसको सपोर्ट बोल देते हैं। आइए समझते हैं इसमें इंटरनल इफेक्ट्स। जैसे किसी बॉडी पर ये फोर्स लगा हुआ है, एफ फोर्स लगा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर दीवार है। अब दीवार को तो पार करके नहीं चला जाएगा बॉडी, है ना। मान लेते हैं मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और ये पार्ट को ए और इस पार्ट को बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें इंटरनल फोर्सेस किस तरह से जनरेट होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। ये बॉडी है, इसमें देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन है पूरे जहाँ पर मैंने काटा हूँ क्रॉस सेक्शन को, तो ये सारे में आपके फोर्सेस आएंगे, इनको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। और ये सारे फोर्सेस का समेशन जो होता है वो कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पर मैंने कुछ ही एरो दिखाया है यहाँ पर, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पर लग रहा है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन पर लगा हुआ है, इसलिए इसके लिए हम लोग स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हर जगह पर इसके पूरे क्रॉस सेक्शन पर इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं। अगर हम लोग दूसरा पार्ट की बात करेंगे, दूसरा पार्ट में भी इस तरह से सपोर्ट है। ये जो फोर्सेस हैं, लास्ट के जो फोर्सेस हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये लास्ट के जो फोर्सेस हैं, ये वाला फोर्सेस, ये लास्ट में जो फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये दीवार है, जो वॉल है, वहाँ से रिएक्शन मिल रहा है इसको, वहीं से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा जब बॉडी को सफिशिएंटली सपोर्ट मिलता है, तो इंटरनल इफेक्ट्स इस तरह से आपको नजर आते हैं। उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेंस, अब हो सकता है इसमें कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है, इसका जो लेंथ था ए बी, ये पोर्शन ए का, उसका लेंथ कम हो सकता है, बी का भी लेंथ कम हो सकता है बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस। तो चेंज इन लेंथ हो गया, अगर लेंथ कम हो रहा है तो विड्थ बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा, है ना। अल्टीमेटली आपका वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन थिकनेस, चेंज इन विड्थ, ये सारे स्ट्रेंस हैं जो कि इंटरनल फोर्सेस, स्ट्रेस और स्ट्रेंस, ये सारे जो है इंटरनल इफेक्ट्स हैं बॉडी के अंदर में। ये तो हो गया जब आपका बॉडी सफिशिएंटली सपोर्टेड है। चलिए देखते हैं अगर बॉडी सफिशिएंटली सपोर्टेड नहीं है। देखिए कुछ न कुछ तो सपोर्ट हमेशा रहता है, क्योंकि बॉडी जब किसी सतह पर फिसलता है, स्लाइड होता है, तो उसमें फ्रिक्शन आता है, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ न कुछ तो सपोर्ट है ही। आप लोग देखे होंगे जब भारी वस्तु को आप धकेलना चाहते हैं तो क्या होता है, भारी वस्तु धकेलाता नहीं है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए सपोर्ट, है ना, उसमें उसके द्वारा भी एक सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर हम उससे फ्रिक्शन से ज़्यादा अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पर तो वो आगे स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा फ्रिक्शन है, तो जीरो सपोर्ट नहीं होता, कहने का मतलब है कुछ ना कुछ सपोर्ट अवश्य होता है। अगर कुछ भी नहीं सपोर्ट है तो आपका कम से कम फ्रिक्शन तो है ही। तो बॉडी क्या हो जाता है, आपका मूव करता है जब आपको सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिलता है। चलिए ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है।
आइए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अच्छा, इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको ये सब स्टडी करने की आवश्यकता क्यों है। वाई वी आर स्टडिंग द इंटरनल फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। क्योंकि हम जब भी किसी सिस्टम का डिज़ाइन करना चाहते हैं, किसी मशीन कंपोनेंट का डिज़ाइन करना चाहते हैं, मशीन एलिमेंट का डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। कि किसी लिंक पर, किसी मैकेनिकल कंपोनेंट पर, किसी मशीन के किसी छोटे से एलिमेंट पर हम लोग एलिमेंट का डिज़ाइन करते हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कैसा नेचर का फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहला हमारा डिज़ाइन के लिए स्टेप होता है कि फोर्सेस को कैलकुलेट करना, है ना। कितने फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। चलिए, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग दो टाइप के, एक्चुअली तीन टाइप के बांट सकते हैं, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। जिसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो है, जिसमें हम लोग बॉडी के एक्सटर्नल इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, और यहाँ पर बॉडी जो है हमेशा रिजिड होने वाला है, इसलिए स्टडी ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी ये हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स पोर्शन हो जाएगा। और स्टडी ऑफ इंटरनल इफेक्ट्स एंड डिफॉर्मेशंस दैट आर कॉज्ड बाय द अप्लाइड लोड्स, ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो टाइप के डिवाइड करते हैं, दो टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में वस्तु स्थिर है, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगा हुआ है बावजूद उसके वो अगर स्थिर अवस्था में है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स में बोलते हैं, और ऐसे वस्तु का अध्ययन करना ही हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो स्टैटिक्स अगर अवस्था में है, बॉडी स्थिर है, इसका मतलब है कि न उसमें डिस्प्लेसमेंट है, न उसमें वेलोसिटी है, न उसमें रोटेशन है, और न उसमें एक्सेलरेशन है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हम स्टडी क्या करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। जब किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है और वो बॉडी मूविंग कंडीशन में नहीं है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो उसमें रिएक्शंस भी आ रहे हैं। उन रिएक्शंस का कैलकुलेट करना, रिएक्टिव मोमेंट का कैलकुलेट करना ही हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे स्टैटिक्स में, ये देखिए एक बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ये दीवार है, यहाँ पर ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है लास्ट में लेफ्ट साइड में, और इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इसमें मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस फोर्स के कारण से दो चीज़ें हैं, इसमें फोर्स जो है डाउनवर्ड खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको दीवार जो है डाउनवर्ड जाने से रोक रहा है, जिसके कारण से इसमें रिएक्शन आएगा आर। और ये डब्ल्यू जो है इस पॉइंट पर जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है वहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डब्ल्यू इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मोमेंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर वो जुड़ा हुआ है वहाँ पर डब्ल्यू इंटू एल अमाउंट का मोमेंट आ रहा है। तो इस मोमेंट को भी वो इस बॉडी को रोटेट होने नहीं दे रहा है, ये दीवार है जिसकी वजह से ये बॉडी रोटेट नहीं हो पा रहा है, इस मोमेंट का भी रेजिस्टेंस डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मोमेंट भी आएगा। तो यहाँ पर एक मोमेंट और एक यहाँ पर रिएक्शंस आ रहा है, इस चीज़ का कैलकुलेशन करना ही हमारा स्टैटिक्स का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टैटिक्स हो गया, है ना। इसमें हम लोग रिएक्टिव फोर्सेस एंड रिएक्टिव मूवमेंट्स की बात करते हैं, बॉडी स्थिर अवस्था में रहेगा, उसके बावजूद हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दूसरा हमारा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं कि वस्तु गतिशील है, वस्तु भी क्या हो गया है, गतिशील अवस्था में है। सफिशिएंटली क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला उसको, सफिशिएंटली सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से वो वस्तु गतिशील हो गया। अब गतिशील अवस्था में है, उसमें लगने वाले फोर्स, उसके प्रभाव, इनका स्टडी करना हमारा गतिकी कहलाता है ना। स्टडीज ऑफ फोर्सेस एंड इट्स मोशन व्हेन द बॉडी इज इन डायनामिक कंडीशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। फर्दर वी कैन क्लासीफाई द डायनामिक्स इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी और काइनेटिक्स बल गतिकी। अब इन दोनों में अंतर है, इन दोनों को अंतर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला होता है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। अब काइनेटिक्स होता है बल गतिकी। तो काइनेमेटिक्स क्या है, देखिए जब फोर्स लगता है किसी वस्तु पर, उसमें उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो फोर्स इफेक्ट के कारण कौन हुए, जो प्रभाव हो रहे हैं वो इफेक्ट के कारण फोर्स है, और इफेक्ट्स क्या क्या हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन, ये सारे इफेक्ट्स हैं। तो जब हम सिर्फ इफेक्ट्स को पढ़ते हैं, जब हम सिर्फ वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, जब हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जब एक्सेलरेशन या रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर किसी इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो सिर्फ इनका अध्ययन करना है हमारा काइनेमेटिक्स कहलाता है। हम लोग फोर्स को काइनेमेटिक्स में छोड़ देते हैं, जिसके कारण से वो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो फोर्स को नहीं पढ़ रहे हैं, फोर्स के असर को पढ़ रहे हैं।
तो ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि एक वस्तु का वेलोसिटी इतने समय में इतना से इतना हो गया, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए अगर मैं बोलता हूं, तो यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डेल्टा वी डिवाइड बाय टी कर देंगे, यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें फोर्स को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। काइनेटिक्स में क्या हो जाता है, काइनेटिक्स में हम लोग जो इफेक्ट्स हैं फोर्स के उनको तो लेकर चलते ही हैं, साथ ही साथ उसके फोर्स को भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स और उसके प्रभाव दोनों का स्टडी करते हैं, तो ये हो जाता है काइनेटिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए पार्टिकल के बारे में देखते हैं। पार्टिकल क्या है? सो पार्टिकल इज द पोर्शन ऑफ मैटर हैविंग स्मॉलेस्ट साइज और डायमेंशनलेस। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बट इट हैज सम मास। पार्टिकल शून्य आकार का होता है, डायमेंशनलेस होता है या फिर स्मॉलेस्ट साइज का होता है। कुल मिलाकर के बिंदु जैसा दिखने वाला छोटा साइज का हम लोग उसको पार्टिकल बोलते हैं। इसका मास अवश्य होता है। ठीक है, प्लैनेट्स, सन्स, स्टार्स, इन सब को अगर यूनिवर्स के कंपैरिजन में कंपेयर करता हूँ, मैं यूनिवर्स के सापेक्ष में देखता हूँ तो ये बहुत छोटे दिखते हैं। अगर एक तारा मैं पृथ्वी में रहकर देखता हूँ तो बहुत छोटा बिंदु आकार का दिखता है। तो इन चीज़ों को मैं पार्टिकल मान सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडियलाइजेशन है। ठीक है, पार्टिकल का क्या मतलब समझते हैं? पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल पर छोटे आकार का है, अगर इसमें फोर्सेस लगेंगे तो क्या होंगे? वो सारे फोर्सेस कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब है कि सारे फोर्सेस अगर किसी एक बिंदु पर कट रहे हैं या फिर एक बिंदु से निकलता हुआ दिख रहे हैं तो उसको कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। तो सारे फोर्सेस क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे, एक ही बिंदु से निकलेंगे। इसका मतलब यह कि पार्टिकल पर रोटरी इफेक्ट नहीं देंगे, ये पार्टिकल को रोटेट नहीं कर पाएंगे, ये पार्टिकल को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम किसी ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ रोटेशन नहीं हो रहा है, अगर सिर्फ उसमें ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि उसका साइज छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पार्टिकल की तरह हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं। अगर किसी बॉडी पर ट्रांसलेशन हो रहा है और उसका जो रोटेशन है मास सेंटर के अबाउट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो हम उसको नेग्लेक्ट करके इसको भी हम लोग एक पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यदि इसका जो मास सेंटर के अबाउट रोटेशन है वो नेग्लिजिबल नहीं है, अगर उसका रोटेशन अबाउट द मास सेंटर नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम इस कंडीशन में उसको पार्टिकल नहीं मान सकते। तो कुल मिलाकर के पार्टिकल छोटा साइज का होता है, डायमेंशनल होता है, शून्य आकार का दिखता है। ठीक है, ऐसे होने की वजह से इसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस होने की वजह से उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन पॉसिबल होता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे सारे पिंड जिनमें सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, उनको हम लोग पार्टिकल की दर्जा दे सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत अगर मास सेंटर के बाद रोटेशन है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हुए उसको पार्टिकल मान लेते हैं, है ना। अगर पार्टिकल करते हैं तो उसको रोटेशन हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक आइडियलाइजेशन हो जाएगा पार्टिकल। आगे बढ़ते हैं, बॉडीज़ पे आते हैं। द कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द मटेरियल इज नोन एज बॉडी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो बॉडी हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी, है ना। फर्स्ट इज रिजिड बॉडी एंड सेकेंड वन इज नॉन रिजिड बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडीज। इंजीनियरिंग में जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसके बॉडी पर लगने वाले फोर्स और उसके प्रभावों का स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो बॉडी जो है हमारा एक रिजिड हो सकता है, दूसरा नॉन रिजिड हो सकता है या डिफॉर्मेबल बॉडी हो सकता है। अब रिजिड बॉडी हमारा एक परफेक्ट आइडियलाइजेशन है अप्लाइड मैकेनिक्स में। पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हम सारे पार्टिकल को रिजिड बॉडी मान करके चलते हैं। ठीक है, अब रिजिड बॉडी होता क्या है? व्हाट इज रिजिड बॉडी? दृढ़ पिंड। रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें आप जितनी मर्जी फोर्स लगाओ, उसके जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे, ये एक बॉडी है, इसमें दो पार्टिकल हैं या दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, आप चाहे जितनी मर्जी का फोर्स लगाइए। सिर्फ ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, इनमें कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, फारदेस्ट ले लीजिए, नियरेस्ट ले लीजिए,
तो ये कोई भी दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा नियत रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नियत है हमेशा, तो क्या इसका लंबाई चेंज होगा बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स? नहीं। क्या इसमें कंप्रेशन होगा? नहीं। इसमें कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। न इसकी लंबाई बढ़ेगी, न इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, न इसकी थिकनेस बढ़ेगी घटेगी, न इसका वॉल्यूम में कुछ असर होगा। तो स्ट्रेन यहाँ पर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट आइडियलाइजेशन है। पूरे मैकेनिक्स में हम लोग जो है बॉडीज़ को रिजिड बॉडी मान करके चलते हैं। ठीक है, हालांकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई वस्तु है नहीं जो परफेक्टली रिजिड हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वस्तु बना ही नहीं है जिसमें आप चाहे जितनी मर्जी का फोर्स लगाओ उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। कोई भी वस्तु ले आइए, अगर उसमें सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स लगेगा तो वो बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी की लंबाई बढ़ेगी, वो बॉडी टूटेगा। ठीक है, तो वो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये एक आइडियलाइजेशन है, हम लोग आइडियलाइज करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि ऑल द बॉडीज आर रिजिड बॉडी। क्यों, हम लोग जानेंगे इसको। ठीक है, दूसरा बॉडी हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी। तो ब्रह्मांड में सारी वस्तु डिफॉर्मेबल बॉडी हैं। अगर सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स लगाया जाएगा तो उसके वस्तु के जो उसमें वस्तु में डिफॉर्मेशन होगा, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, ऑल बॉडीज चेंजेस देयर शेप। इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी डोंट स्टडी अबाउट द डिफॉर्मेबल बॉडीज। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ रिजिड बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जाएंगे तो हम डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आइडियलाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो आइडियलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल स्टेप है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा क्रूशियल स्टेप है आइडियलाइज करना। ठीक है, क्यों, क्या क्या चीज़ें हैं जो आइडियलाइज करते हैं हम? जैसे कि ऑल बॉडीज आर रिजिड बॉडीज इन अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में हमारा जो सारे बॉडी हैं हम लोग आइडियलाइज करके चलते हैं कि सारे बॉडीज रिजिड बॉडीज हैं। दूसरा, मटेरियल्स होमोजीनियस हैं। फोर्सेस जो लगते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस हैं। और ऑल फोर्सेस एक्ट्स ग्रेजुअली ऑन द बॉडी। ठीक है, ये एजम्पशंस हम लोग ले करके चलते हैं। हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स में ऑल बॉडीज आर रिजिड बॉडी, ये सिर्फ अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए है, बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन ये जो बाकी तीन हैं ये सारे सब्जेक्ट में लगभग अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब रिजिड बॉडीज का मतलब हमने समझा दिया कि जितने मर्जी फोर्स लगाइए कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नियत रहेगा, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा, नहीं कुछ होगा उसको, है ना। तो ये चीज़ें जो है हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में मान करके चल रहे हैं बॉडीज़ को। मटेरियल होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब ये है कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मटेरियल के हर जगह सेम रहेगा, हर लोकेशन पे, बॉडी के किसी भी लोकेशन पर जाइए, आपका जो है बॉडी के किसी भी लोकेशन पर जाइए सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। डेंसिटी हर जगह सेम है मान के चल रहे हैं, स्ट्रेंथ है तो सब जगह सेम है मान के चल रहे हैं, तो ऐसा मान करके चल रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कोई भी मटेरियल परफेक्टली होमोजीनियस तो नहीं हो सकता, कुछ न कुछ उसमें अलग वेरिएशंस दिखेंगे आपको डेंसिटी के टर्म्स में या फिर कोई अदर प्रॉपर्टीज़ के टर्म में, तो हम लोग लेकिन मान के चलते हैं। फोर्सेस आर कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स हम लोग मान करके चलते हैं, ये आइडियलाइजेशन है ना, जो फोर्स का नेचर है कि हम लोग उसको मान के चल रहे हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक किसी बिंदु पर लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो क्या होता है, किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो किसी फोर्स का एक बिंदु पर लगना पॉसिबल मुश्किल है, और जब हम किसी एरिया पर लगने वाले फोर्स को भी हम लोग एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स मान करके चलते हैं, है ना, ताकि हमारा जो वो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। और क्या है हमारा, ऑल फोर्सेस एक्ट्स ग्रेजुअली ऑन द बॉडी। ग्रेजुअली मतलब स्टार्टिंग में जो लोड लगता है, जैसे हमको एक किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगाना है तो एकाएक हम टेंसाइल फोर्स पी नहीं लगा करके हम उसमें शुरू में स्टार्टिंग में जीरो लगाते हैं और धीरे धीरे हम लोग उसको पी तक लेके जाते हैं। तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड फ्रॉम जीरो टू पी है, हम लोग लगा रहे हैं तो इसको ग्रेजुअल बोलते हैं। एक्चुअल में क्या, प्रैक्टिस में क्या है, अगर वो सडन भी लग सकता है, इम्पैक्ट के साथ लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। ग्रेजुअल होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये वो जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेजुअली अप्लाइड है। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हमको लेते हैं तो हमारे जो इक्वेशंस है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, है ना, और हम बेहतर तरीके से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
वाई वी एज्यूम थिंग्स, हमको क्यों एज्यूम करने की जरूरत पड़ती है, आइडियलाइज करने की जरूरत पड़ती है। पहला, एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। जो एक्चुअल बिहेवियर होता है सिस्टम का इतना आसान नहीं है हम जितना पढ़ते हैं। जो हम लोग को एक फार्मूला दिखता है किसी सिस्टम के लिए, वो एक्चुअल में वो बहुत सारे एजम्पन्स से मिल करके बना हुआ होता है। एक्चुअल बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर बहुत डिफिकल्ट है ना, इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं। कंसिडरेशंस ऑफ ऑल फीचर्स ऑल आर वेरी डिफिकल्ट आर इम्पॉसिबल। हम लोग सारे फीचर्स को कंसिडर करें, सारे चीज़ों को हम लोग ध्यान दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर हम देखेंगे कि मटेरियल के होमोजीनियसनेस देखेंगे तो हर मटेरियल का अपना इनहोमोजेनिटी टाइप्स हैं, इनहोमोजेनिटी लेवल है ना। तो हम होमोजीनियस मान के चलते हैं तो हमारा एक सिंपल तरीका हो जाता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम एक किसी कंक्लूजन पर तो निकल सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो सबसे बड़ा टास्क है कि किसी नेचुरल बिहेवियर को हम उसको मैथमेटिकल मॉडल में कैसे रूप दें, उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे डिराइव करें, बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप है ना। और डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सिंपल होना चाहिए अपना जो मैथमेटिकल मॉडल है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर ऐसा होता है, आपने बहुत सारे एजम्पशंस लेने के बाद फाइनली आपने किसी चीज़ के लिए आप एक मैथमेटिकल मॉडल डिराइव कर भी लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। इसके लिए हमको एक नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके उसको चेक करना पड़ता है। अगर हमारा मैथमेटिकल मॉडल से जो रिज़ल्ट निकलता है और जो हम नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म करते हैं उससे कोई रिज़ल्ट निकल रहा है, तो दोनों में अगर एरर बहुत कम है, एक्चुअल जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें से अगर मैथमेटिकल मॉडल में एरर थोड़ा सा रिजनेबल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, विद इन एक्सेप्टेबल रेंज है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये ठीक है हमारा। अगर ज़्यादा वेरिएशंस होगा तो फिर हमको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, पहले तो हम बहुत सारे चीज़ों को एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि हम सारे चीज़ों को हम लोग लेकर के नहीं चल सकते। हमको एक जनरल फार्मूला निकालना है, मैथमेटिकल मॉडल निकालना है। अब उस मैथमेटिकल मॉडल निकलने के बाद हमको क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर रिजल्ट एरर बहुत कम है, एरर जो है एक्सेप्टेबल रेंज में है, तो हम इसको फिर मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सब चीज़ों को लेकर के नहीं चल सकते, है कि नहीं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग आइडियलाइज करते हैं सिस्टम्स को। जैसे कि हम देखते हैं इसमें एक कैंटिलीवर बीम है कि नहीं, एक रिजिड बॉडी का आइडियलाइजेशन है। जैसे यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है, इसमें अगर मोमेंट पूछूंगा मैं यहाँ पर जॉइंट पे, तो W/L होगा, लेकिन क्या ये फिक्स है? एक्चुअल में जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी नहीं है, एक्चुअल में जो बॉडी है वो डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बॉडी जो है थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा। कैसे डिफॉर्म करेगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है यहाँ से, चलिए ये डिफॉर्म करेगा, बॉडी डिफॉर्म करेगा तो इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब मोमेंट बढ़ जाएगा, है ना। मोमेंट बढ़ जाएगा तो इसका रिजल्ट अलग आएगा। तो एक्चुअल में जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट आने वाला है, क्योंकि मोमेंट यहाँ पर लेंथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ गया। लेकिन अगर हम इसको आइडियलाइज कर देते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये बॉडी जो है रिजिड बॉडी है, तो अगर हम इसका रिजल्ट निकालते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है एक्चुअल में, और हमको इसको आइडियलाइज करके चलते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को डिफॉर्मेबल को भी, डिफॉर्मेशन को कंसिडर करके चलेंगे तो हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करना पड़ जाएगा। इसलिए हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रिजिड बॉडी मान लेते हैं। रिजिड बॉडी मानने से डिफॉर्मेशन गायब कर देते हैं हम लोग। इसका जो W/L मोमेंट है वो हमेशा फिक्स हो जाता है, और रिजल्ट में भी कुछ ज़्यादा बहुत अंतर नहीं दिखाई देता, बहुत कम अंतर दिखाई देता है, इसलिए हम इसको रिजिड बॉडी मान लेते हैं। ये जैसे बॉडी है, यहाँ पर F फोर्स लग रहा है ना, टेंसाइल नेचर का फोर्स है। इसमें सेम लाइन ऑफ एक्शन पर होना जरूरी है क्या? एक तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स होना भी एक अजम्पशन है। अगर किसी लोकेशन एरिया पर लगता है तो उस एरिया को हम लोग छोटा मानते हुए हम लोग क्या मानते हैं, उसको एक बिंदु पर लगा हुआ ऐसा मान करके चलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आइडियलाइजेशन है। इन दोनों का कोएक्सियल होना, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना, ये भी एक आइडियलाइजेशन हो सकता है। एग्जैक्टली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर या फिर इसका जो मास सेंटर पर लगना, ये भी एक आइडियलाइजेशन हो सकता है आगे पीछे हो थोड़ा सा। अगर आगे पीछे होंगे तो इसमें क्या होगा, शियर प्रोड्यूस होगा। अगर ये फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है, आगे पीछे हैं, तो इसमें शियर फोर्स भी आएगा, है ना। तो ये सारे एजम्पशंस हैं। मटेरियल होमोजीनियस होना भी जरूरी नहीं है,
है ना, इनहोमोजेनिटी होगा। लेकिन ये सारी चीज़ों को हम लोग अगर कंसिडर करके चलेंगे तो हमारा सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और मैथमेटिकल जो हमारा सिंप्लीफाई करना है, मैथमेटिकल मॉडल डिराइव करना है, वो चीज़ें हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कुछ चीज़ों को एज्यूम करके चलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो, ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।